हेलो दोस्तों, तो आ गया फिर से एक नया वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। देखिए पिछला वीडियो यानी कि रियल नंबर में हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में? कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि नंबर लाइन में, एक नंबर लाइन में हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठा लो, वो मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर। यानी कि एक नंबर लाइन में मेरा हर एक पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट मेरा रियल नंबर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यानी कि इरेशनल नंबर भी इसमें एग्जिस्ट करता है और रैशनल नंबर तो करता ही है। यानी कि इरेशनल नंबर भी मेरा नंबर लाइन में एग्जिस्ट करता होगा। अगर आपको हम बोले कि 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में, तब क्या कीजिएगा? सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ये हो गया मेरा ओरिजिन, इसको 1, इसको 2। तो आप सिंपल इसको हाईलाइट करके बोल देगा हाँ सर 2 को हम रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन में। लेकिन अगर आपको हम वही चीज़ बोले √2 रिप्रेजेंट करने के लिए, √6 रिप्रेजेंट करने के लिए, √11 रिप्रेजेंट करने के लिए, √11.5 रिप्रेजेंट करने के लिए, √3.5 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये सब नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो आप भी सोचने पड़ जाएगा ये सब नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि ये सब नंबर यानी कि इरेशनल नंबर, ये सब मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पेन कॉपी उठा लीजिए और जो भी हम लिखेंगे उसको नोट डाउन जरूर कीजिए, ताकि आपके बाद में आप ही को फायदा हो, ठीक है। और हाँ, इस टॉपिक हम लोग 2 पार्ट में बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में सब कुछ पढ़ा देंगे इस टॉपिक को तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए बेहतर हो कि इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट में इसका हाफ पढ़ाएंगे और सेकेंड पार्ट में इसका हाफ पढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है तो यहीं पे स्टॉप हो जाइए, और एक हम वीडियो बनाए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाके देख लीजिए। क्योंकि हम लोग इरेशनल नंबर को जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, पूरा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होने वाला है। यानी कि आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो एक हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं डिटेल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको पहले देख के आ जाइए, या फिर कहीं से भी बुक से पढ़ के आइए, या फिर किसी और का वीडियो देख के आइए। लेकिन आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता तो आप रिप्रेजेंट करेंगे तो अभी आप बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, सब ऊपर से पार हो जाएगा। इसलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, फिर उसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इरेशनल नंबर को, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं देखिए, पहले हेडिंग डाल देंगे आज का, क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, है ना। ये आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑलरेडी इसको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलिए √2 को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। पहले √2 का बात करते हैं। √2 मेरा इरेशनल नंबर। अब क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले काम क्या करना है आपको, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हो गया मेरा ओरिजिन, इसका नाम दे दीजिए P' से लेके P तक, ठीक है ना। ये मेरा ओरिजिन है, इसका नाम देते हैं हम लोग O दे देते हैं, जिसका वैल्यू यहाँ पे कितना होता है? 0 होता है। इसका देखिए ये O है, ठीक है ना। ये P' है, ये P है और ये मेरा O है, ठीक है। तो हमको √2 रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, एक O से 1 यूनिट लेंथ दीजिएगा, OA, ठीक है। OA मेरा क्या हो गया? 1 यूनिट लेंथ, यानी कि ये 1 हो गया। OA मेरा कितना है? 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। अब 1 ही यूनिट क्यों लेते हैं ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको OA पहले क्या करना है? 1 यूनिट लेंथ लेना है अगर आपको √2 रिप्रेजेंट करना है तो। फिर क्या कीजिएगा, इस लाइन के यानी कि P' के परपेंडिकुलर A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि AB। इसका नाम दे देते हैं B। इसका नाम क्या दे दिए? B। समझ में आ रहा है? OA 1 यूनिट लेंथ लिए, फिर AB क्या हो गया? AB
परपेंडिकुलर टू पी डैश पी, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हमको एक लाइन ड्रॉ करना है ए बी। इसका लेंथ कितना होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए। इसका भी लेंथ कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। समझ में आया? ओ ए का भी लेंथ 1 यूनिट है, ए बी का भी लेंथ, यहाँ ए बी का जो लेंथ है ना, ए बी ये जो लाइन है इसका लेंथ भी 1 यूनिट है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 1 यूनिट क्यों लिया है ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। पहले ये देखिए कर क्या रहे हैं, ओ ए 1 यूनिट लिए, ए बी मेरा 1 यूनिट है। आप क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा बन गया ओ बी, ये मेरा बन गया क्या चाहिए? ओ बी। अब ध्यान से देखिए ओ ए बी ओ, ये मेरा ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये मेरा परपेंडिकुलर था यहाँ पे, था ना, ये मेरा लाइन परपेंडिकुलर था, ए बी परपेंडिकुलर टू पी डैश पी, तो ये मेरा क्या यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री, यानी कि ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, ओ ए का लेंथ पता है, ए बी का लेंथ पता है, तो हमको ओ बी का लेंथ कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ पता है तो तीसरा हम लोग एक इक्वेशन रहता है उससे निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यह होता है फॉर्मूला। तो ये देखिए ओ बी मेरा क्या है? हाइपोटेनियस है, ओ ए मेरा बेस है और ए बी मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये मेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हमको निकालना क्या है? ओ बी का लेंथ, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस क्या है मेरा? ओ बी। तो क्या हो जाएगा? ओ बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरा? परपेंडिकुलर मेरा ये है ए बी, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है? बेस, बी मतलब हुआ बेस, तो बेस का वैल्यू कितना है? ओ ए, यानी कि ओ ए का स्क्वायर। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ओरिजिन से 1 यूनिट लेंथ लेना है, ओ ए हो गया, फिर ए बी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन करना है पी डैश पी का, ठीक है ना। बस देखिए क्या किया, ओ एक 1 यूनिट लेंथ लिए, फिर ए बी मेरा परपेंडिकुलर लिए पी डैश पी का, उसका भी लेंथ कितना है? 1 यूनिट। आप लोग सोच रहे हैं सर 1 यूनिट अपने मर्जी से क्यों ले लिए? देखिए क्यों लिए, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि हम लोग √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्यों लिए 1 यूनिट, वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। देखिए ओ बी का हमको वैल्यू निकालना है, तो ओ बी की जगह ओ बी लिख देंगे, ओ बी स्क्वायर। अब ए बी का लेंथ कितना है? 1, तो इसकी जगह लिख देंगे 1 का स्क्वायर। अब प्लस ओ ए का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट है, तो वैल्यू कितना का? 1, तो इसका भी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ओ बी स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या आ गया? 2। लेकिन हमको लेंथ किसका निकालना है? ओ बी का, ओ बी स्क्वायर का नहीं। तो ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब भी स्क्वायर इधर आता है तो रूट में चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2। अगर रहेगा आपका पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा? √x। ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर जब भी उधर आता है, स्क्वायर जब भी LHS से RHS में जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओ बी का वैल्यू कितना आ गया? √2, यानी कि ओ बी इक्वल टू क्या आ गया? देखिए ओ बी का लेंथ कितना आ गया? √2, यानी कि इसका वैल्यू, ओ बी का वैल्यू कितना है? √2। अभी तक समझ में आ गया क्या किया? सिंपल है, ओ ए 1 यूनिट लेंथ लिए, फिर ए बी का परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंथ लिए, फिर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ओ बी का लेंथ निकाल लिए। समझ में आया? तो अब देखिए क्या करना है, ओ को सेंटर मानना है। देखिए एक सर्कल, देखिए बात ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल होता है, सर्कल में एक सेंटर होता है, और ये हो गया मेरा क्या चीज? रेडियस। सेंटर से हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो मेरा रेडियस कहलाएगा। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। ये मेरा सर्कल है, अगर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल तक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस। और रेडियस का लेंथ इक्वल होता है, यानी कि इसका लेंथ इक्वल टू इसका लेंथ, इसका लेंथ इक्वल टू, मतलब सब लेंथ आपस में इक्वल है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए ओ को मान लेना है सेंटर और ओ बी को मान लेना है रेडियस। इसको रेडियस मानते हुए हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना, कहाँ तक करना है? जहाँ तक ये लाइन को मेरा इंटरसेक्ट कर देगा वहाँ पे हमको स्टॉप हो जाना है। यानी कि इसको मान लेना है सेंटर और इसको मान लेना है रेडियस, और यहाँ से हमको सर्कल ड्रॉ करना है। यानी कि ऐसे कुछ करना होगा, ये है, यहाँ से हमको एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये तो पूरा यहाँ तक पूरा गोल बनेगा, लेकिन हमको यहीं पे रुक जाना है, या फिर इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, ओ को मान लेना है सेंटर और ए बी को मान लेना है, ओ बी को मान लेना है, ओ को सेंटर और ओ बी को मान लेना है रेडियस, और यहाँ से हमको रेडियस मानते हुए हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, पूरा नहीं, जहाँ तक ये मेरा इंटरसेक्ट करता है वहाँ तक। यानी कि अगर हम लोग इस तरह सर्कल बनाए तो कुछ यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसका नाम देते हैं हम लोग सी, इसका नाम क्या दे दिए? सी। देखिए हम लोग क्या किए,
ओ को सेंटर मानते हुए और ओ बी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किए। सर्कल ड्रॉ पूरा देखिए पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा करने से कोई जरूरत नहीं है, बस हमको आधा ही करने से काम बन जाएगा। इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? इस टाइप का क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। जब सर्कल का छोटा सा पार्ट बनाते हैं इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओ और ओ बी को रेडियस मानते हुए हम लोग एक आर्क बने कहाँ तक? इस पी डैश पी तक। समझ में आ रहा है? तो अब बताइए ये मेरा रेडियस है, ओ बी का क्या है? ओ बी मेरा क्या है? रेडियस है। रेडियस हुआ ना, ये जो सर्कल हम बना रहे थे इसका रेडियस ही कहलाएगा। अब बताइए ये सेंटर है मेरा, सेंटर से हम OC भी तो मेरा रेडियस ही होगा, क्योंकि ये भी हम सेंटर से ड्रॉ किए हैं और ये भी मेरा सेंटर से ड्रॉ किया। जब ये मेरा रेडियस है तो OC भी तो मेरा रेडियस होना चाहिए, यानी कि OC भी मेरा क्या होगा? रेडियस होगा। समझ में आया? अगर एक सर्कल में ये मेरा रेडियस है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की मेरा रेडियस है, तो इस सेंटर से अगर यहाँ भी ड्रॉ करें तो ये भी रेडियस कहलाएगा, ये भी मेरा रेडियस ही कहलाएगा। तो OC भी तो मेरा रेडियस कहलाएगा। तो OC मेरा क्या हो गया? रेडियस। अब रेडियस का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि OC का लेंथ कितना हो गया? OB के इक्वल। इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2। तो बताइए OC का लेंथ कितना हो गया? √2। देखिए OB का लेंथ निकाले ना, वहाँ तक हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं किए थे, क्योंकि मेरा नंबर लाइन P' है, तो हमको यहाँ ना शो करना होगा √2 कहाँ पे है। ये तो हम OB का लेंथ निकाले कि √2 होता है। हम लोग इसके हेल्प से हम लोग फिर देखिए OC का वैल्यू कितना आया? OC का लेंथ कितना है? √2, यानी कि इस पॉइंट पे मेरा कितना वैल्यू होगा? √2। अब देखिए मेरा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हुआ कि नहीं? √2। तो सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है? आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, ओरिजिन से 1 यूनिट लेंथ लेना है, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ लिए, OA मेरा कितना है? 1 यूनिट लेंथ, ये 1 यूनिट लेंथ है। फिर AB का लेंथ भी 1 यूनिट लेना है, लेकिन ये परपेंडिकुलर होना चाहिए P' के। समझ में आया? फिर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग OB का लेंथ निकालेंगे, जो भी आएगा मेरा उसको O को सेंटर मानना है और OB को मेरा रेडियस मानते हुए हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। कहाँ तक? जहाँ तक मेरा ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे रुक जाना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल के लैंग्वेज में आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ARC, आर्क बोलते हैं। यानी कि हमको एक आर्क ड्रॉ कर लेना है कहाँ तक? P' तक। और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? √2 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? दोनों मेरा रेडियस ही है। अब रेडियस का लेंथ इक्वल होता है, यानी कि OB का लेंथ जितना होगा उतना लेंथ मेरा OC का भी होगा। तो यानी कि C पॉइंट मेरा क्या हो गया? √2। तो मैं √2 रिप्रेजेंट हो गया ना। देखिए कितना सिंपल था, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है, बहुत हलवा है, बस आपको एक बार देख लेना ही कैसे होता है। एक और नंबर हम लोग देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं सर हम लोग √1 यहाँ पे 1 ही यूनिट और यहाँ पे 1 ही यूनिट क्यों लिए? देखिए हमको √2 निकालना था, ठीक है ना, यानी कि हाइपोटेनियस से मेरा √2 आना चाहिए था। तो हम लोग कितना लेंगे तो √2 आएगा, यानी कि 1 लेंगे तभी ना √2 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है। तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो h² = 2 आएगा, तो h का वैल्यू तब ना √2 आएगा। समझ में आ रहा है? हमको आपको खुद दिमाग लगाना कि √2 लेने के लिए हमको कितना कितना लेंथ लेना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी स्क्वायर अगर मेरा LHS से RHS में जाता है तो वो मेरा रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इस बार हम लोग √5 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं? √5 को। देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस वही करेंगे, लेकिन इस बार जो यूनिट लेंगे वो हम डिफरेंट लेंगे। क्यों लेंगे? देखिए ये मेरा हो गया नंबर लाइन, ठीक है। ये हो गया मेरा ओरिजिन O, ये हो गया P' से लेके P तक, ठीक है। अब देखिए √5 लाना, यहाँ पे भी हमको हाइपोटेनस निकालना होगा। जैसे पिछला केस में हाइपोटेनस निकाल रहे थे OB का, इस केस में मेरा हाइपोटेनस निकालना होगा। तो देखिए √5 है, तो √5 हम कैसे लाएंगे? हमारे यानी कि h² का वैल्यू आना, h² का आना चाहिए मेरा 5, तभी ना h = मेरा √5 आएगा। तो h² 5 कैसे लगेगा? हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का हम लोग ऐड कर रहे थे, यानी कि हमको एक को 2 लेना होगा, यानी कि एक को 2 लेना होगा और एक को 1 लेना होगा, तभी ना 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 5। तो हमको कितना कितना लेंथ लेना पड़ेगा, कितना कितना यूनिट लेना पड़ेगा? 2 यूनिट और 1 यूनिट। समझ में आया? आपको ध्यान बहुत खुद दिमाग लगाना है कि √5 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, कितना यूनिट लेंथ लेना होगा। तो 2 यूनिट और 1 यूनिट लेंगे, तब उसके हेल्प से हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस निकालेंगे, तब मेरा h² = 5 आएगा। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? √5। ठीक समझ में आ रहा है? हम लोग कुछ इसी तरह करने वाले हैं। देखिए बस इसी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि √2 निकालना है तो 1 निकाले थे, अभी हमको √5 करना है तो 2 यूनिट और 1 यूनिट लेंगे। जैसे कि O से लेके A तक
2 यूनिट लेंगे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, और कितना यूनिट है 2 यूनिट, यानी कि ओ ए इक्वल टू मेरा 2 यूनिट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद मान लीजिए कि ओ ए से लेके ए तक मैं 2 यूनिट लेता, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट मान लीजिए यार, ठीक है। इसका नाम कुछ दे दीजिए, जेड दे दीजिए। ओ ए जेड मेरा 1 यूनिट है और जेड ए मेरा 1 यूनिट, यानी कि ओ से लेके ए तक मेरा 2 यूनिट लेंथ है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पी डैश पी से हम लोग ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना यूनिट का, एक का 2 लिए हैं तो एक का कितना लेना पड़ेगा। अभी 5 लाने के लिए हम लोग क्या किए थे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 और 1 लेना होगा। देखो 2 लिए तो इसका लेंथ कितना होगा 1 यूनिट, इसका नाम लेते हैं बी, यानी कि ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू पी डैश पी। क्या किए, हम लोग ड्रॉ किए ना, ए बी परपेंडिकुलर टू पी डैश पी, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है ए बी, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 1 यूनिट है, ठीक है। कितना है 1 यूनिट, समझ में आया। अब फिर क्या करेंगे, ओ से लेके बी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए ओ बी को ज्वाइन कर लिए। अब बताइए ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं, ओ ए बी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल क्यों बना, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है, ए बी मेरा परपेंडिकुलर लेंथ है इसलिए। तो ओ बी का लेंथ कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो बताइए ये मेरा हाइपोटेनियस होगा, ओ ए मेरा बेस है, ए बी मेरा परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का कितना यूज आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको बोले थे कि पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको नहीं आता तो वीडियो को वहीं पर रोक दीजिए, पहले वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ओ बी निकालना है, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है। तो एच की जगह क्या लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, यानी कि परपेंडिकुलर मेरा ए बी है ना। तो क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर। अब ओ बी निकालना है तो ओ बी की जगह ओ बी स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, इक्वल टू। अब बताइए ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ है 1 यूनिट, यानी कि 1 का स्क्वायर। और ओ ए का लेंथ कितना है, ओ ए का लेंथ कितना है 2 यूनिट, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो टोटल में कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी कि ओ बी स्क्वायर इक्वल टू मेरा आ गया 5। तो ओ बी का लेंथ कितना हो जाएगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो √5। अब समझ में आप लोग 2 यूनिट और 1 यूनिट क्यों लिए थे। अगर कोई और नंबर कोई और 1 यूनिट लेता तो फिर से √2 ही आता है, 3 1 लेते तो मैं ज़्यादा आता। इसलिए आपको खुद दिमाग लगाना कि √5, यानी कि हमको 5 लाना है एच स्क्वायर का वैल्यू। तो 5 कैसे आएगा वो खुद दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो 5 लाने के लिए 2 यूनिट और 1 यूनिट लेके चलना पड़ेगा। तो अब ओ बी का लेंथ कितना आ गया √5। तो ओ बी का लेंथ इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ओ बी इक्वल टू क्या हो गया √5, इसका वैल्यू कितना हो गया √5। अब फिर से हम लोग उसके बाद क्या किए थे, ओ को सेंटर मानना है और ओ बी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, पूरा सर्कल नहीं, जहाँ तक मेरा पी डैश पी को इंटरसेक्ट करता है वहाँ तक। यानी कि इसको एक कंपास ले लीजिएगा, ऐसे करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, होता है ना इस तरह का, तो इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा यहीं तक जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक मान के चलिए अपने से समझ लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब बताइए ये मेरा ओ बी मेरा रेडियस है, ओ बी मेरा क्या है रेडियस है, तो इसको नाम देते हैं हम लोग सी। तो ओ सी भी तो मेरा रेडियस ही होगा, क्योंकि मेरा सर्कल में एक सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो मेरा रेडियस ही कहलाता है, रेडियस का लेंथ इक्वल होता है। यानी कि ओ बी का लेंथ और ओ सी का लेंथ इक्वल होगा। तो ओ बी का वैल्यू मेरा √5 है, तो ओ सी का वैल्यू ऑटोमेटिकली √5 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया √5। अब बताइए √5 रिप्रेजेंट हुआ कि नहीं नंबर लाइन में, बताइए कुछ किया हम लोग। बस देखिए 2-3 स्टेप है, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ओरिजिन से आपको दिमाग कितना यूनिट लेना है 2 यूनिट और 1 यूनिट। तो हम लोग 2 यूनिट एक लेंथ ले लिए, फिर इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लिए, फिर दोनों को ज्वाइन करके पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसका वैल्यू निकाल लिया। अब फिर क्या किया हम लोग एक आर्क ड्रॉ किए, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं सर्कल की लैंग्वेज में, ठीक है ना। BC जो है मेरा यहाँ पे B से लेकर C तक जो ड्रॉ किए इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में रेडियस हो गया, तो OB का लेंथ और OC का लेंथ इक्वल होगा, तो मैं C क्या हो जाएगा √5। समझ में आया। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आप बोले 2 यूनिट लेने के लिए और 1 यूनिट लेने के लिए,
तो क्या हम लोग 1 यूनिट को यहाँ पे ले सकते हैं, 2 यूनिट यहाँ नहीं ले सकते? जैसे कि एक नंबर लाइन में हम लोग क्या किए हैं, ओ से लेके ए तक 2 यूनिट लिए थे, फिर ए से परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिए थे। लेकिन हम हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ओ से लेके ए तक 1 यूनिट लेते हैं और ए बी में हम 2 यूनिट लेते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि हम लोग ओ ए का लेंथ लिए 2 यूनिट और ए बी का लिए 1 यूनिट। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ओ ए का लेंथ हम लोग लेंगे 1 यूनिट और ए बी का लेंथ लेंगे 2 यूनिट। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आप कहीं पे भी 1 2 लीजिए, इससे कोई मैटर नहीं करता है, आंसर मेरा सेम ही आएगा, इंटरसेक्ट मेरा यहीं पे करेगा। अगर आप ओ ए 1 यूनिट लेते तो ए बी मेरा कुछ यहाँ पे आता, फिर यहाँ से जब आप ड्रॉ करते तो ये मेरा यहीं पे आकर इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट मेरा सेम पॉइंट पे करेगा, चाहे आप 2 यहाँ लीजिए वहाँ लीजिए, 2 कोई मैटर नहीं करता है, इंटरसेक्ट मेरा सेम पॉइंट पे करेगा। बात समझ में आया? ये था मेरा √2 और √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन देखिए, √3 को बोलता है रिप्रेजेंट करने के लिए, √7 रिप्रेजेंट करने बोलते हैं, ये सब कैसे करते हैं? या फिर बोल देगा √2 √3 √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो √2 आपको रिप्रेजेंट करना भी सीखा है, कैसे करते हैं। फिर √3 देखिए कैसे करेंगे। √3 को हम लोग कोई नंबर से, जैसे कि हम लोग 5 को जब √5 था तो h² के हम क्या किए थे, 2 यूनिट और 1 यूनिट लेके चले थे, 2 एंड 1 यूनिट माने थे, 2 और 1 माने थे। √2 के लिए हम लोग 1 एंड 1 माने थे, ठीक है ना। अब √3 के लिए क्या करेंगे, √3 के हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि भैया 3 आएगा, ऐसा कोई है ही नहीं। इसलिए हम लोग √2 को जब रिप्रेजेंट करेंगे उसी के हेल्प से √3 दिखाएंगे और उसी के हेल्प से हम लोग √5 दिखा सकते हैं। लेकिन √5 को हम लोग एक अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं, 2 यूनिट और 1 यूनिट मान के। देखिए बात समझिए, ध्यान समझिएगा। हमको अभी √3 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले आपको √2 को रिप्रेजेंट करना होगा, यानी कि एक नंबर लाइन पहले बना लेंगे। ये हो गया मेरा ओरिजिन, इसको मान लेते हैं P' और इसको मान लेते हैं P, ठीक है। पहले हम √2 रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके हेल्प से ही √3 कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग √3 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग लेंथ कितना लेंगे अभी आप बताइए, तो कितना लेंथ लेंगे जो रूट में 3 आ जाए वैल्यू। जैसे 5 लाने के लिए हम लोग 2 और 1 लेके चले थे, √2 लाने के लिए 1 1 चले थे, तो √3 लाने के लिए कितना करेंगे। अगर आपको बोलते हैं √10 रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, √10 रिप्रेजेंट करने बोलते हैं, तो आप दिमाग लगाते हैं हाँ इसको हम लोग 3 और 1 लेके कर सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि टोटल कितना हो गया 10। तो यानी कि h² का वैल्यू कितना आता है 10 आता है ना, तो इसका वैल्यू कितना आता है √10। जब तो अगर √10 बोलता तो हम लोग 3 यूनिट और 1 यूनिट लेके चलते हैं, ठीक है ना। √10 बोलता तो 3 यूनिट और 1 यूनिट लेके चलते। √5 बोलता तो 2 यूनिट और 1 यूनिट लेके चलते, और √2 बोलता तो 1 यूनिट और 1 यूनिट लेके चलते। लेकिन √3 के लिए कौन कौन सा यूनिट लेंगे? हाँ पॉसिबल है डायरेक्टली सॉल्व करना √3 को, मतलब पॉसिबल है डायरेक्टली √3 को रिप्रेजेंट करना, यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो उसको कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, देखिए ध्यान से देखिएगा। आज अभी तरीका बताने वाले हैं, उससे आप कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √5 हो, √3 हो, √6 हो, √7 हो, √8 हो, √9 हो, √10 हो, √11 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कोई भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी मेथड बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, √2 को आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, O से लेके A तक 1 यूनिट लेंथ लेंगे, ठीक है ना। OA का वैल्यू कितना हो गया 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। फिर P' के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे AB परपेंडिकुलर टू P', यानी कि इसका भी लेंथ कितना हो गया 1 यूनिट लेंगे हम लोग, क्योंकि √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका भी हो गया 1 यूनिट और ये भी मेरा 1 यूनिट है। फिर इस दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। ये AB है, तो OB का वैल्यू कितना आया था, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किए थे, तो OB का वैल्यू कितना आया था √2, इसका वैल्यू हो गया √2। फिर हम लोग O को सेंटर माने थे और OB को हम लोग रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किए थे, जैसे कि यहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन कहाँ तक करना है, जहाँ पे मेरा इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे रुक जाना हमको, यानी कि कुछ इस तरह आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू हो गया √2, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों मेरा रेडियस है, इसका नाम देते हैं पॉइंट C, ठीक है ना। OB और OC दोनों में रेडियस है, दोनों का लेंथ इक्वल होगा, यानी कि OB इक्वल टू OC होगा। तो OB का लेंथ कितना है √2, तो OC का ऑटोमेटिकली लेंथ कितना हो जाएगा √2, यानी कि C पॉइंट जो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसका लेंथ कितना हो जाएगा √2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया √2। तो अब देखिए √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। OB का लेंथ कितना था √2, यानी कि OB इक्वल टू कितना है √2। अब से देखिए सेम चीज क्या करेंगे, हम लोग जो AB को इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, मतलब P' के हम लोग AB परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे, लेकिन इस बार OB के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है BD, इसका नाम दे देते हैं
ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना। किसके परपेंडिकुलर है? इस OB के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसके OB के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, उसका भी लेंथ कितना होना चाहिए? 1 यूनिट, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है? √2 है। OB का लेंथ √2 है और इसका नाम देते हैं पॉइंट D, यानी कि BD का लेंथ कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। BD का लेंथ 1 यूनिट है। फिर क्या करेंगे? इसको हम लोग आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इसको कर लेते हैं ज्वाइन। तो अब बताइए, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना OBD बना ना। ये OD मेरा हाइपोटेनियस होगा, OB मेरा बेस होगा और BD मेरा परपेंडिकुलर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, मेरा राइट एंगल बना कि नहीं? यहाँ पे राइट एंगल है और ये ट्रायंगल OBD, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा मेरा। तो अब बताइए हमको OD का लेंथ कैसे निकालेंगे? फिर यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, h² निकालेंगे। h², क्योंकि देखिए OD मेरा हाइपोटेनस ना, तो h² निकालेंगे, क्या होता है? p² प्लस b²। p का वैल्यू कितना? h के मेरा क्या है? OD, यानी कि OD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है? BD, यानी कि BD का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? OB, यानी कि OB का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, BD का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस OB का वैल्यू कितना है? √2, यानी कि √2 का स्क्वायर। तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, यानी कि मेरा कितना आ गया? 3। तो OD का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से देखिए, OD का वैल्यू कितना होगा? स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, क्या आ जाएगा? √3, यानी कि OD का वैल्यू आ गया √3। अब देखिए, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, √3 आ गया OD का वैल्यू। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे? O को सेंटर मानना है और OD को रेडियस मानना है। जैसे कि यहाँ पे √2 आया है तो हम लोग O को सेंटर माने थे और OB को रेडियस मानते थे, आर्क ड्रॉ किए थे ना। सेम चीज इसमें करना है, O को सेंटर मानना है और OD को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। जैसे कि यहाँ सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कुछ यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरह का डॉट डॉट करके, ठीक है ना। जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग R नाम दे देते हैं, ठीक है ना, R दे देते हैं। तो अब बताइए OD मेरा क्या है? रेडियस है। इस सर्कल के लिए जो सर्कल अभी बनाया है, OD मेरा क्या है? रेडियस है। तो OR भी तो मेरा रेडियस ही होगा। कई सेंटर से हम ड्रॉ किए हैं दोनों लाइन, ये भी मैं सेंटर से ड्रॉ किए हैं, ये भी सेंटर से ड्रॉ किए हैं। तो सर्कल में जब भी सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो मेरा लेंथ इक्वल होता है। तो यानी कि OD का वैल्यू √3 है तो OR का भी कितना होगा? √3, यानी कि ये पॉइंट मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? √3। अब देखिए √3 कैसे रिप्रेजेंट किए नंबर लाइन में, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम लोग √5 भी कर सकते हैं। कैसे? फिर हम लोग 1 यूनिट लेंगे तो आएगा मेरा √4 आएगा। जैसे कि √2 के बाद √3 आया, फिर हम लोग 1 यूनिट लेंथ लेंगे परपेंडिकुलर लेंथ, फिर ड्रॉ करेंगे तो आएगा मतलब √4 आएगा, जिसका वैल्यू 2 होता है। फिर उसके आगे एक और यूनिट लेंगे तो आएगा √5, फिर हम लोग फिर उसको सेम इसी तरह करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कोई भी नंबर का हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए सेम चीज़ करना है। फिर 1 यूनिट लेंथ लेंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका वैल्यू आएगा √4, यानी कि 2 आएगा। √4 का वैल्यू 2 होता है। तो हमको √5 रिप्रेजेंट करना था, लेकिन आया मेरा 2, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमको 2 को रिप्रेजेंट नहीं करना है। किसको करना है? √5 को। तो इसके बाद हम लोग फिर से 1 यूनिट लेंगे इसके परपेंडिकुलर। देखिए ये लाइन लिए हैं हम लोग इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन लिए हम लोग इसके परपेंडिकुलर और ये लाइन लिए हैं हम लोग इसके परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। हम लोग फिर से अगर हमको एक और नंबर बढ़ाना है, √4 के बाद √5 रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग फिर से यहाँ से एक लेंथ लेंगे इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो भी है इसका लेंथ निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा? √5 आएगा, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 4 + 1 5। तो फिर यहाँ इसको सेंटर, इसको रेडियस मानते हैं, फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, वो मेरा क्या हो जाएगा? √5। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसको कर लीजिए नोट डाउन। करते हैं कि रिप्रेजेंट करना आप सीख गए इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, यानी कि √2, √3 हो गया, √5 हो गया। अब √7 को भी कर सकते हैं, जैसे कि √7 रहेगा, ठीक है ना। तो उसको वैसे कर सकते हैं, पहले √5 रिप्रेजेंट कर दिया, √5 तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 यूनिट और 1 यूनिट मान के √5 कर सकते हैं ना इस तरह। जब √5 कर लीजिएगा, फिर 1 यूनिट लेंथ लीजिएगा, फिर 1 यूनिट लेंथ लीजिएगा, तो फिर उसको रिप्रेजेंट देखिए √5 के बाद क्या जाएगा? √6 आएगा, फिर यहाँ पे √7 आएगा, तो फिर √7 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। यानी कि √7 करें, आपको √2 से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट √5 कीजिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम पहला 1 यूनिट और इसको 2 यूनिट और इसको 1 यूनिट लेंगे तो यहाँ पे मेरा √5 आएगा। फिर यहाँ से 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे इसका, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? √6 आएगा। फिर 1 यूनिट लेंगे तो क्या जाएगा? √7 आएगा। तो √7 हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर √8 बोलता तो फिर हम लोग यहाँ से 1 यूनिट और बढ़ाते, तो यह होता है √8, फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये चलते रहता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, तो
तो ये था मेरा इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 था, √3, √4, √5, √7, √8 को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में √4.6 को रिप्रेजेंट करने, √6.1 को रिप्रेजेंट करने, √5.4 को रिप्रेजेंट करने, तब इसको कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये डेसिमल टाइप का जो नंबर है, अंदर में डेसिमल नंबर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, अब वो हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखिए, रिप्रेजेंट √4.6 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन यानी कि √4.6 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। तो इस टाइप का नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कहीं कहीं बुक में इसको इस तरह भी लिखा रहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √4.6 जियोमेट्रिकली। तो ये अलग अलग बुक में कहीं कहीं पे लिखा रहेगा रूट रिप्रेजेंट 4.6 ऑन नंबर लाइन, और कहीं कहीं पे लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ √4.6 जियोमेट्रिकली। दोनों का मतलब एक ही है। तो कैसे इस टाइप के नंबर को, जैसे कि √4.6 पूछ देगा, या फिर √6.8 पूछ देगा, या फिर कुछ भी पूछ सकता है पॉइंट के फॉर्म में, तो इस टाइप के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, अब वो सीखने वाले हैं। ये मेथड उस मेथड से बहुत आसान है और जल्दी भी हो जाता है, ठीक है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सब नंबर को आप देखिए। हम लोग अभी रिप्रेजेंट करने वाले हैं √4.6 को, किसको करने वाले हैं, √4.6 को। तो देखिए, इसे सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, जिस नंबर को भी रिप्रेजेंट करने बोलेगा, जैसे कि √4.6 बोला है, तो रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उतना यूनिट का हमको लेंथ ले लेना है। अगर √4.6 बोला था, यानी कि हमको 4.6 का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है AB, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है A से लेके B तक। इसका लेंथ AB का लेंथ कितना है, AB का लेंथ कितना है, 4.6 यूनिट। यानी कि जिस नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है उसका रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उतना यूनिट का लेंथ हमको ड्रॉ कर लेना है। अगर क्वेश्चन में पूछता √8.1 को रिप्रेजेंट करना था, हम लोग AB का वैल्यू कितना लेते हैं, 8.1। यानी कि √x को अगर रिप्रेजेंट करने बोलेगा तो x का जो वैल्यू होगा अंदर उतना यूनिट का लेंथ हमको रिप्रेजेंट कर लेना है। यानी कि क्वेश्चन में जो भी नंबर पूछेगा ना, जो भी नंबर को रिप्रेजेंट करने बोलेगा, उसके रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उतना यूनिट का हमको लेंथ रिप्रेजेंट कर लेना है। 6.9 बोलता था, हम लोग AB का वैल्यू 6.9 लेते हैं। रूट के अंदर 3.4 रहता तो हम लोग AB का वैल्यू 3.4 लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमको AB का लेंथ लेना है, ठीक है। पहला काम ये कीजिएगा। उसके बाद आप खुद से B से लेकर C तक 1 यूनिट लेंथ ड्रॉ इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका पॉइंट नाम क्या हो जाएगा, C। BC का लेंथ कितना हो गया, 1 यूनिट। आपको खुद से B से 1 यूनिट लेंथ एक्सटेंड करना है, यानी कि इंक्रीज करना है B से 1 यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो BC का लेंथ कितना हो गया, 1 यूनिट। उसके बाद क्या करना है, AC का हमको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कैसे इसको मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। AC का हमको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग क्या किए, AB का लेंथ ले लिए, जितना क्वेश्चन ने बोला था उतना का यूनिट का हम लोग लेंथ ले लिए। फिर B से लेकर C तक 1 यूनिट लेंथ इंक्रीज किया हम लोग खुद से, ठीक है। फिर क्या करना है, AC का मिड पॉइंट हमको फाइंड आउट करना था। कैसे मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए अपना अंदाज से देखिए। हाफ कुछ यहाँ पे आएगा तो इससे ज़्यादा कुछ हमको कंपास में ले लेना है, ठीक है ना। कंपास में ले जाने के बाद हमको कहाँ पे एक ऐसे इस तरह का ये कर लेना है, ठीक है। अब फिर C की तरफ से भी हमको इस तरह करना होगा, हाफ ज़्यादा ले लीजिएगा। अब इसे कहीं पर इंटरसेक्ट करवाएगा, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, फिर इसको आपस में से ड्रॉ कर दीजिएगा। जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है ना। एक पहले ले लीजिएगा कंपास क्या कीजिएगा, हाफ से ज़्यादा ले लीजिएगा और उसको यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा। फिर C की तरफ से भी हाफ जैसे ज़्यादा ले लीजिएगा, फिर उसको ऐसा करके काटिएगा, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। यानी कि ये पॉइंट मेरा हो गया मिड पॉइंट। समझ में आया, तो मिड पॉइंट इस तरफ फाइंड आउट करना है। ये हो गया मेरा मिड पॉइंट, ठीक है। यानी कि AO = OC होगा, दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा, क्योंकि मेरा O क्या है, मिड पॉइंट है, दोनों को इक्वली डिवाइड किया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, O को सेंटर मानना है और OA को रेडियस मानते हुए हमको एक सेमी सर्कल लाइन ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से कंपास ले लीजिएगा कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे कंपास के हेल्प से। ये क्या हो गया, मेरा सेमी सर्कल हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए ओ को, ओ ए को रेडियस मानते हुए। अब बताइए ओ मेरा मिड पॉइंट है, ओ क्या हो गया, इस सेमी सर्कल के मेरा क्या हो गया, ओ सेंटर हो गया और ओ ए मेरा क्या है, रेडियस है। अब ओ ए का लेंथ और ओ सी का लेंथ तो इक्वल है, यानी कि ओ सी मेरा रेडियस होगा, यानी कि ओ ए एंड ओ सी मेरा क्या है, रेडियस है इस सेमी सर्कल का, ठीक है ना। इस सेमी सर्कल का ओ ए और ओ सी मेरा क्या है, रेडियस है, दोनों का लेंथ इक्वल होगा आपस में। अब देखिए इसको क्या करना है, ये जो मेरा AC है, AC का परपेंडिकुलर बीच से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि एक यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहाँ तक ड्रॉ करना है, जहाँ पे ये मेरा सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है वहाँ तक। इसका हम लोग नाम दे देते हैं D, ठीक है ना। तो BD क्या हो गया, BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है। BD कहाँ तक करना है, जहाँ तक मेरा सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हमको रुक जाना है। अब बताइए AB का लेंथ कितना है, 4.6 यूनिट। तो BD का लेंथ कितना हो जाएगा, BD का लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, √4.6, √4.6, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर कैसे आपने अपने मर्जी से लिख दिया BD का लेंथ 4.6 होगा, टेंशन मत लीजिए, इसका अभी हम आपको प्रूफ भी देने वाले हैं कि इसका लेंथ कितना होता है। इसका लेंथ √4.6 कैसे होगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब है AB का जितना भी लेंथ होगा उसका रूट में डाल देंगे तो उतना लेंथ मेरा हो जाएगा BD, यानी कि AB का हम लोग अगर लेंथ मानते हैं 3.1 तो BD का लेंथ कितना हो जाता है मेरा, √3.1, यानी कि जो भी नंबर हम लोग AB मानेंगे ना उसका रूट वैल्यू हो जाएगा मेरा BD। जैसे कि अगर हम लोग AB का लेंथ मानते हैं, इस बार हम लोग मान के चलिए कि AB का इस बार लेंथ मानते हैं हम लोग 16, ठीक है। तो BD का लेंथ कितना होता है, √16 यानी कि 4, तो BD का लेंथ होता है 4। अगर हम लोग AB का 60 यूनिट मानते तो, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में AB का लेंथ कितना माने हैं, 4.6, तो BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4.6। मेरा कहने का मतलब है कि अगर AB को x मानेंगे तो BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, √x। अभी इसका हम आप प्रूफ देने वाले हैं कैसे इसका ये होता है, ठीक है ना। तो पहले इतना बात समझिए आप लोग। क्या किया हम लोग, जितना नंबर बोला था उतना यूनिट लेंथ पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर अपने मन से B से लेकर C तक 1 ही यूनिट लेंथ इंक्रीज कीजिएगा, 1 ही यूनिट लेंथ इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है ना। तो BC का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट। फिर इस दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट कीजिएगा, AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सेंटर फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, कंपास की हेल्प से इधर इंटरसेक्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा हो जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। फिर उसी को इसको सेंटर और OA को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर AC के परपेंडिकुलर एक BD लाइन ड्रॉ कर लेना है। कहाँ तक करना, जहाँ पे वो मेरा सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता, जहाँ पे करेगा वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, √4.6। और फिर क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना, एक्सटेंड कर दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, और BD को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, कहाँ तक, जहाँ पे ये मेरा लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हमको आकर रुक जाना है। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग E, ठीक है। अब देखिए BD का वैल्यू है √4.6, तो B का वैल्यू √4.6 होना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा रेडियस, अगर इसको हम लोग रेडियस मानकर सर्कल ड्रॉ किए हैं तो B भी तो मेरा रेडियस होना चाहिए कि नहीं, यानी कि दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होना चाहिए। तो B का लेंथ कितना हो जाएगा, B इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD का लेंथ इक्वल टू कितना है, √4.6, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √4.6। तो हम लोग नंबर, अब देखिए इसको हम लोग माने हैं 0, तभी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट माने हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग माने हैं 0, ये मेरा, इसको हम लोग O माने थे, इसको हम लोग ओरिजिन नहीं माने थे, ठीक है ना। ये मेरा पॉइंट O था, लेकिन ओरिजिन मेरा इस बार ये होगा, इसको हम लोग माने हैं 0, और यहाँ से लेके यहाँ तक का यूनिट मेरा √4.6। ऐसा क्यों है कि देखिए OC का यूनिट लेंथ 1 था, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट था, यानी कि ये मेरा 0 बता ना, यहाँ से लेके 1 हुआ, तो यहाँ से लेके E तक मेरा √4.6 है। समझ में आ गया कैसे किए हैं, सिंपल कुछ नहीं, जितना लेंथ बोलेगा उतना का, जितना जो नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा उसका रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उतना यूनिट का पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर B से C एक इंक्रीज करेंगे 1 यूनिट लेंथ, फिर दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कंपास की हेल्प से। फिर इसको सेंटर और OA को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर B से लेकर D तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो इंटरसेक्ट करेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जो भी इसका लेंथ मानेंगे ना AB का, उसका रूट वैल्यू हो जाएगा BD मेरा, ठीक है। अगर इसका AB का वैल्यू हम लोग मानते हैं x, तो BD का वैल्यू होता है √x, ठीक है ना। तो फिर इसको सेंटर, इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √4.6,
बात समझ में आ गया, क्योंकि दोनों मेरा रेडियस हो जाएगा, रेडियस का लेंथ इक्वल होता है, तो बी डी का जितना लेंथ होगा उतना मेरा बी का भी लेंथ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं प्रूफ। देखिए कैसे करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि बी डी का असल लेंथ हम लोग राइट रूट 4.6 कैसे लिख दिए, ऐसे प्रूफ बताइए। तो टेंशन मत लीजिए, अभी हम आपको प्रूफ भी देने वाले हैं। तो देखिए अभी हम उसका प्रूफ देने वाले, ठीक है ना। हम लोग इस बार जब प्रूफ देंगे तो रूट 4.6 नंबर लेके नहीं चलेंगे, हम लोग कोई और नंबर लेके चलेंगे जिससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर अभी हम रूट 4.6 लेके प्रूफ करेंगे ना तो देखिए कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जो किसी को कैलकुलेशन करने में मेरा ईजी हो। तो मान के चलिए कि इस बार हम लोग का ए बी का लेंथ होता 16, ठीक है। ए बी का लेंथ होता मेरा 16, ए बी इक्वल टू होता मेरा 16, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए थे, फिर बी से हम लोग सी तक 1 यूनिट लेंथ ड्रॉ किए थे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना था, 1 यूनिट। तो बी सी का लेंथ कितना था, 1 यूनिट, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, यही चीज़ हम लोग किए थे। फिर हम लोग इस दोनों का मिड पॉइंट निकाले थे। मान के चलिए कि यहाँ पे मेरा मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ओ। देखिए ये मेरा ओरिजिन नहीं है, इसको हम लोग ओ माने हैं, ठीक है ना। ये मेरा ओरिजिन नहीं है, ठीक है। ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा ओ हो गया। हम लोग ए सी का मिड पॉइंट निकाले, ओ यहाँ मान के चलिए ओ आ गया मेरा मिड पॉइंट। फिर हम लोग ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मेरा सेमी सर्कल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी से डी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ तक मेरा सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता। इसका नाम दे देते हैं बी डी। तो बी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, हम बोल रहे हैं कि ए बी का लेंथ 16 है, तो बी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, उसका रूट वैल्यू, यानी कि बी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, रूट 16 यानी कि 4। तो इसका वैल्यू कितना होगा, रूट 16 यानी कि 4। तो बी डी का लेंथ कितना होगा, 4 यूनिट। अब हम लोग प्रूव करते हैं कि बी डी का लेंथ 4 यूनिट आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अब बताइए, अब हमको जो पूछ रहे उसको बताइएगा। ए बी का लेंथ कितना है, देखिए ए बी का लेंथ कितना है, 16, ठीक है। बी सी का लेंथ कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। ए बी का लेंथ 16 है और बी सी का लेंथ 1 यूनिट है। तो बताइए ए सी का लेंथ कितना होगा, ये पूरा ए से लेके सी तक इसका लेंथ कितना होगा, ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का लेंथ कितना है, 16 और बी सी का लेंथ कितना है, 1। तो मेरा कितना आ गया, 17, यानी कि ए सी का वैल्यू कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। इसको बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है ना। ए सी का वैल्यू आ गया 17, ए बी का वैल्यू 16 हम लोग खुद से ड्रॉ किए थे, बी सी का वैल्यू हम लोग 1 खुद से ड्रॉ किए थे। हम लोग ए सी निकाले, कितना आ गया, 17। अब देखिए ओ तो मेरा मिड पॉइंट है, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट है मेरा ओ, तो इस दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा, यानी कि ओ सी इक्वल टू ओ ए लिख सकते हैं हम लोग। ये ओ सी का लेंथ इक्वल टू ओ ए का लेंथ होगा, कितना इक्वल होगा, इस पूरा ए सी का हाफ होगा, है ना। यानी कि ओ सी का लेंथ कितना होगा, ये ओ सी जो हम निकाल रहे हैं किसका होगा, ए सी का हाफ होगा। ध्यान से देखिएगा, ये ओ सी है, ये तो मेरा मिड पॉइंट है ना, तो ओ सी का लेंथ कितना होगा, ये पूरा ए सी का हाफ होगा। इसलिए हम लिखे ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किया हम लोग, सबका जो लेंथ है हम लोग बस अभी तक उसका हम लोग वैल्यू लिखे है, ठीक है ना। ए बी का लेंथ 16 है, बी सी का 1 है, ए सी का निकाले, ए बी प्लस बी सी 17 आ गया। फिर ओ सी मेरा क्या है, ए सी का हाफ है, क्योंकि ये मेरा मिड पॉइंट है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आप हमको बताइए ओ बी का लेंथ कितना होगा। देखिए हम लोग जिसका भी अभी लेंथ निकाल रहे हैं ना, अपने मर्जी से नहीं निकाल रहे, इसका भी बाद में यूज़ आने वाला है, इसलिए हम लोग ये सब का लेंथ निकाल रहे हैं। तो आप हमको बताइए ओ बी का लेंथ कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये ओ सी का लेंथ में, ये जो मेरा ओ सी है लेंथ, ओ सी का लेंथ में अगर ये बी सी को हम काट देंगे, बी सी को माइनस कर देंगे, मेरा कितना बचेगा, ओ बी बचेगा। यानी कि अगर ओ सी इतना बड़ा मेरा रस्सी रहेगा, उसमें हम बी सी को अगर हम काट के अलग कर देंगे तो मेरा रस्सी कितना बचेगा, ओ बी ना बचेगा। यानी कि ओ सी को काट देंगे बी सी से, तो कितना बचेगा, ओ सी माइनस बी सी कितना हो जाएगा। ओ सी का वैल्यू कितना है, देखिए ओ सी का वैल्यू नहीं निकाले, ओ सी का वैल्यू देखिए कितना होगा, हाफ ऑफ ए सी, यानी कि हाफ ऑफ 17, यानी कि कितना होगा, 17/2। ओ सी का वैल्यू कितना होगा, 17/2। यहाँ पे कहीं पे लिख दीजिए, ओ सी इक्वल टू मेरा कितना होगा, 17/2, ठीक है ना। सिंपल यहीं पे इरेज करके लिख देते हैं। ओ सी का वैल्यू कितना होगा, 17/2, ठीक है। ओ सी का 17/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 17/2। अब बी सी माइनस कितना है, देखिए बी सी का लेंथ कितना है, बी सी का लेंथ है मेरा 1 सेंटीमीटर,
तो बी सी की जगह हम डालेंगे 1। तो अब 17/2 माइनस 1 कितना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डालते हैं, एलसीएम निकालेंगे 2, 17 माइनस 1 यानी कि 17 माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 15/2, यानी कि ओ बी का लेंथ कितना आ गया 15/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए इसको कैसे माइनस किए, अरे फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर को अगर आपको माइनस करने नहीं आता तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके देख लीजिए। उसमें हम अच्छे से बताएं कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। ये तो बच्चा वाला चीज़ है, क्योंकि वो जूनियर क्लास में पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है, इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, वहाँ इसको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा उसमें। तो ओ बी का लेंथ मेरा कितना आ गया 15/2। तो इसको अभी यहाँ तक इरेज कर लीजिए, इसको मतलब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो अभी तक देखिए कैसे कैसे वैल्यू निकाले हैं। ए बी का वैल्यू निकाले हैं कितना 16 है, बी सी का वैल्यू है 1, बी सी का वैल्यू है 1, ए सी का वैल्यू है 17, ए सी का वैल्यू है 17, ओ सी का वैल्यू है 17/2 और ओ बी का वैल्यू है कितना निकाले थे 15/2, 17/2 माइनस 1 किया था ना, तो 15/2 आया था। इतना चीज़ का हमको अभी यूज़ आने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है, ओ से लेकर डी तक हमको ज्वाइन कर लेना है, ओ डी को ज्वाइन कर लेना। क्या करेंगे, ज्वाइन ओ डी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए ओ बी डी मेरा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि मेरा बी डी क्या था, हम परपेंडिकुलर ना ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ओ बी डी मेरा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी कि देखिए ओ बी का लेंथ पता है कितना है 15/2, बी डी का लेंथ पता है कितना, बी डी का लेंथ हमको नहीं पता है, इसी को ना प्रूफ करना है कि 4 हमको लाना है। हम बोले हैं कि बी डी का लेंथ होगा 4, ठीक है, आप लोग बोले कि प्रूफ करके दिखाई, तो हम प्रूफ करने वाले 4 कैसे आएगा। अब बताइए ओ डी का लेंथ कितना होगा, आप लोग खुद से दिमाग लगाकर बताइए, तो ओ डी का लेंथ कितना होगा। ठीक है, देखिए ये मेरा सेमी सर्कल है और ये मेरा मिड पॉइंट है, यानी कि सेंटर होगा, ये सेमी सर्कल का ये मेरा सेंटर होगा। तो ओ सी मेरा क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं, ओ सी में रेडियस होगा। जब ओ सी में रेडियस होगा तो ओ डी भी तुम्हें रेडियस होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों लाइन में सेंटर से हम ड्रॉ किए हैं। तो यानी कि ओ सी का लेंथ इक्वल टू कितना होगा, ओ डी का लेंथ होगा कि नहीं। ओ सी मेरा रेडियस है और ओ डी भी मेरा रेडियस हो जाएगा। तो ओ सी का लेंथ कितना है 17/2, तो ओ डी का लेंथ कितना हो जाएगा 17/2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ओ बी का लेंथ पता है, ओ डी का लेंथ नहीं पता चल गया अभी। अब हमको बी डी का लेंथ निकालना है, तो यहाँ हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ना पाइथागोरस थ्योरम का कितना यूज आ रहा है, इसलिए हम पहले ही बोले थे कि पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो देख के आइएगा, अगर आपको नहीं आता तो कहीं से जान के आइएगा, ठीक है। तो ओ बी का लेंथ पता हमको, ओ डी का लेंथ पता है, तो इसका लेंथ कितना होगा। चलो पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो एच का वैल्यू कितना है, ओ डी, यानी कि ओ डी है मेरा ये, तो ओ डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बी डी, इसी का हमको लेंथ निकालना है। तो बी डी का स्क्वायर प्लस बेस, बी का वैल्यू कितना है, बेस कहाँ गया, ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हम लोग, हाइपोटेनस में रह गया ओ डी, परपेंडिकुलर हो गया मेरा बी डी और बेस हो गया मेरा ओ बी। तो हमको लेंथ किसका निकालना है, बी डी का निकालना है, ठीक है ना। तो अब बताइए ओ डी का लेंथ कितना है ओ डी का लेंथ कितना है 17/2, इसी जगह लिख देंगे 17/2 का होल स्क्वायर। बी डी का लेंथ निकालना है तो बी डी स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, और ओ बी का लेंथ कितना है 15/2, यानी कि 15/2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी आपको, सबका खाली वैल्यू पुट कर दिए यहाँ तक अभी, ठीक है। अब देखिए 17/2 का स्क्वायर कितना होगा, 289/2 का स्क्वायर 4, 17 का स्क्वायर 289 और 2 का स्क्वायर 4। अब बी डी का वैल्यू नहीं पता तो बी डी छोड़ देते हैं, और प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि क्या गया 225/4। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 225 को अगर हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये इधर मेरा प्लस में 225/4 में क्या है प्लस में है, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, यानी कि 289/4 माइनस 225/4 इक्वल टू मेरा क्या निकलेगा, सॉरी यहाँ पे बी डी स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा बी डी का स्क्वायर। यहाँ था कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना। अब इसके आगे सॉल्व करने वाले हम लोग, ठीक है। देखिए यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए क्या आया है मेरा 289/4 माइनस 225/4। अब इसको आपस में करेंगे माइनस, तो एलसीएम में आ जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 289 माइनस 225। ये कैसे आया, देखिए 4 से इसको पहले डिवाइड कीजिएगा, जितना आएगा 289 से मल्टीप्लाई करके उतना लिख दिया। फिर 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा, 1 को फिर 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा। माइनस क्यों दिए, क्योंकि माइनस का साइन है। अरे पूरा ये बच्चा वाला चीज़ है, ठीक है ना, फिर आपको बता देते हैं। तो 289 माइनस 225/4 इक्वल टू क्या होगा मेरा BD का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया BD का स्क्वायर। अब बताइए 289 माइनस 225 कितना होगा, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 0, तो 64/4 इक्वल टू मेरा क्या हो गया BD का स्क्वायर। अब देखिए ये 4 और 64 का लोग आपस में काट सकते हैं, कॉमन फैक्टर मेरा 4 है, यानी कि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 64 भी आता है। तो 4 के टेबल से काटेंगे कितना जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 2 4, 4 6 24, यानी कि 16/1 आ गया। यानी कि 16 इक्वल टू क्या हो गया BD का स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या आया BD स्क्वायर इक्वल टू 16, तो BD का वैल्यू कितना आ जाएगा √16 यानी कि 4। हम आपको क्या बोले थे स्टार्टिंग में, BD का वैल्यू कितना होगा 4, तो प्रूव हो गया ना 4। यानी कि AB का जितना भी लेंथ मानेंगे उसका रूट वैल्यू होगा BD का, ठीक है। अगर AB का लेंथ हम लोग 36 मानते हैं ना, तो आप लोग खुद से बताइए BD का लेंथ कितना होता, √36 यानी कि 6। तो ये प्रूफ भी हो गया कैसे होता है, ठीक है। तो जो भी लेंथ मानेंगे AB का उसका रूट वैल्यू हो जाएगा मेरा BD। अब 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इस बार आपको बोलेगा रिप्रेजेंट करना है √3.5 को, ठीक है, 3.5 को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहला काम क्या करना है, √3.5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो आपको पहले क्या बोले थे, जिसका भी रिप्रेजेंट करना होगा उसका जो अंडर वैल्यू होगा, अंदर में जो वैल्यू होगा उसका उतना यूनिट का लेंथ हमको अपने ड्रॉ कर लेना है। तो AB मेरा कितना हो जाएगा, AB मेरा कितना हो जाएगा 3.5 यूनिट। AB इक्वल टू कितना हो गया 3.5 यूनिट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर B से C हमको खुद एक यूनिट लेंथ इंक्रीज करना है, तो BC का लेंथ कितना हो गया 1 यूनिट। फिर इस दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे बाय यूजिंग कंपास, ठीक है। मान चलिए यहाँ पे मेरा कट करता है, ठीक है, इसका नाम देते हैं O। तो AC मेरा क्या हो गया, AC का मिड पॉइंट मेरा क्या हो गया O, ठीक है ना। AC का मेरा मिड पॉइंट हो गया O। अब फिर क्या करेंगे, O को सेंटर और OA को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, जो C पे कनेक्ट होगा। फिर सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, B से लेकर D एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे AC का, यानी कि AC पर का परपेंडिकुलर, यानी कि जो मेरा BD होगा BD परपेंडिकुलर टू AC, ये BD परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर होगा AC के, ठीक है ना। अब इसका लेंथ इसका AB का वैल्यू है 3.5, तो BD का वैल्यू कितना होगा √3.5। तो फिर से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, B को सेंटर और D को रेडियस मानते हुए फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यानी कि सर्कल ड्रॉ करेंगे, पूरा नहीं, जहाँ तक ये इंटरसेक्ट करेगा। तो मैंने कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये इसको नाम देते हैं हम लोग E। तो अब देखिए BD का वैल्यू √3.5 है, तो B का वैल्यू √3.5 क्यों होगा, क्योंकि दोनों मेरा रेडियस है, क्योंकि सेंटर से दोनों को ड्रॉ कर रहे हैं। तो E का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा √3.5, तो √3.5 मेरा रिप्रेजेंट हुआ कि नहीं। अब देखिए ये मेरा हो गया 0, यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये होगा मेरा 0, ये हो गया मेरा √3.5, ठीक है। देखें ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जगह कोई और नंबर आता है, इस पर एक और नंबर देख लेते हैं। इस बार रहेगा मेरा 6.7 रहेगा, ठीक है ना। पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे, 6.7 यूनिट का एक लेंथ ड्रॉ कर लेंगे AB का लेंथ कितना होगा 6.7, ठीक है। फिर B से लेकर C तक हम लोग खुद एक 1 यूनिट लेंथ इंक्रीज कर देंगे, इसका नाम दे देंगे C। अब AC का हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे, मान के चलेंगे यहाँ पे मेरा मिड पॉइंट आता है, तो इसका नाम देते हैं O। तो O को सेंटर मानना है, OA को रेडियस मानते हुए फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर AC के यानी कि एक ड्रॉ BD करेंगे परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि BD परपेंडिकुलर टू AC। इसका लेंथ कितना हो जाएगा √6.7, क्योंकि AB का लेंथ 6.7 से जितना भी वैल्यू लेंगे उसका रूट वैल्यू होता है उसका रूट वैल्यू होता है BD।
तो इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। बी को फिर सेंटर मानना है और बी डी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, कहाँ तक, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है। तो इसका वैल्यू, यहाँ पे इसका नाम लेते हैं ई, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √6.7। देखे ना कितना आसान है, कुछ कर रहे हैं बस 2 मिनट में बन जा रहा है, 2 मिनट में बन जा रहा है। तो सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। तो अभी तक आप लोग सीख लिए कि इरेशनल नंबर को या फिर इस टाइप के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। तो उम्मीद करता हूँ आज जितना कुछ पढ़ाया होगा इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, √2 को, √5 को, √4.5 को, डेसिमल फॉर्म को, मतलब सब कुछ बता दिए हैं पार्ट 1 में। अब आगे का जो इसका टॉपिक है इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जितना कुछ पढ़ाया होगा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, वहाँ हम आपको आंसर देने का कोशिश करेंगे। इसलिए कमेंट कीजिएगा, जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।